नमस्कार, मैं मनीष मेहता और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश जी। दीपक जी, सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड के इस मंच पर आपका स्वागत है और सवालों की शुरुआत इसी से। बतौर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद एक तरफ कोविड के काल में आप कोरोना से काफ़ी प्रभावित भी हुए, दूसरी बीमारियों से का भी आपने काफ़ी डट करके सामना किया, लेकिन इसके बावजूद जो संगठन को जो धार देने की बात हो वो काम निरंतर जारी है। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि लगातार आप ज़िलों में भ्रमण कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। ये उत्साह किस तरफ ले जाने की कोशिश है और क्या है मिशन बीजेपी का झारखंड में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर हम सब लोग मिलकर के पार्टी को सेवा ही संगठन के माध्यम से महामारी के कालखंड में जो ये महामारी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर और झारखंड में भी इसका प्रकोप हम सब लोगों को देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महामारी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नितांत आवश्यक लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। चाहे वो मोदी आहार के नाम पर लोगों के घर में गरीब नितांत आवश्यक लोगों को भेजने का काम किया, वैक्सीन का जहाँ पर दूसरी महामारी के कालखंड में आप कहिएगा तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर और अच्छा काम किया। हॉस्पिटल्स में बेड की कमी थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में उन लोगों की सेवा किया जो संकट के कालखंड में, उन लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया जिनको श्मशान घाट में लकड़ी का अभाव था। इसलिए कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए संकल्प लिया और नर सेवा नारायण सेवा का उद्देश्य मानते हुए नरेंद्र मोदी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया। इसलिए महामारी की लड़ाई में आज दुनिया भी मानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश महामारी के खिलाफ सबसे अच्छा संघर्ष करने का काम किया। लेकिन दीपक जी, जब आप इस तरह की बात कहते हैं, मतलब आप केंद्र की जब तारीफ़ करते हैं और कोविड काल का क्योंकि अभी हम जिक्र कर रहे हैं, तब जो आपके विरोधी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो आज कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आरजेडी के नेता हो, उनके बयान आपने गौर किए होंगे। वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि गंगा में किस तरह से लाशें बह रही थी। वो ये कहते हैं कि प्रवासी मजदूर जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चल करके आ रहे थे और सरकार उसकी चिंता नहीं कर रही थी। चारों तरफ अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर में कि लोग मर रहे थे और यहाँ पर जो है बीजेपी जो है वो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, यानी 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो है वो जश्न मना रही है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। तो आलोचना आप काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है, लेकिन हर इस तरह के कई विषय हैं जिसको लेकर बार बार वो आप लोगों को कटघरे में कसने की कोशिश कर रहे हैं। 16 जनवरी 2021 को पहला वैक्सीन भारत में उपयोग किया गया था और मात्र 270 दिन के अंदर 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन मिल चुका है, टीका दिया जा चुका है। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और भारत के वैज्ञानिकों का सहयोग के कारण ये संभव हो पाया। जहाँ तक झारखंड के दृष्टिकोण से आप यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का बयान हास्यास्पद बयान और सच में झारखंड को शर्मसार करने वाला बयान हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता ने दिया। पहली जब वैक्सीन की प्रयोग किए जा रहे थे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन के खिलाफ और वैक्सीन न ले लोग, ये अपील एक तरह से भ्रमित करने का काम यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कहा था कि लैबोरेटरी के हम रैट नहीं हैं। ये आप ठीक कह रहे हैं और आज वैक्सीन आज सबकी आवश्यकता है। इस महामारी की असली लड़ाई और पहली और अंतिम लड़ाई हम वैक्सीन के माध्यम से ही ले सकते हैं। ये इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री के मन में विचार आना चाहिए कि किस प्रकार से जनता को आप दिग्भ्रमित करने का काम आप कर रहे हैं और जनता उसको जवाब देने का काम किया है, कांग्रेस को जवाब देने का काम किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन देश की जनता ने 270 के दिन के अंदर 100 करोड़ की संख्या पार करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है।
कोविड के फेज़ में आपने कहा था कि संकट का समय है। हम लोगों ने ये सवाल सत्ता पक्ष वालों से भी पूछा, आपको कोट करते हुए, कि आपकी तरफ से बयान दिया गया कि जब संकट का समय था कोविड का, तब ऐसे वक्त में मानव सेवा की जगह भ्रष्टाचार जो है वो संकट को एक अवसर की तरह देखा गया और स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है वो तेज़ी से उसका इजाफा हुआ। उनका ये कहना था कि ये एक तरह से बेबुनियाद आरोप है, तमाम चीज़ें केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी और ये वही बात हो गई है कि कौवा कान ले गया, तो कान को ना देखने के बजाय लोग कौवा को देख रहे हैं। जी देखिए मनीष जी, संकट के काल में नैतिकता भी कोई चीज़ होती है और महामारी के कालखंड में पीपी किट के मामले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार का स्कैम हुआ है, स्कैंडल हुआ है, जो पीपी किट यहाँ खरीदी गई है, जिस कंपनी ने यहाँ पर बिक्री करने का काम किया, सप्लाई करने का काम किया, उसका दर कितना है और वही कंपनी पीपी किट दूसरे राज्यों में, बिहार में, अन्य राज्यों में सप्लाई किया है, उसकी कीमत कितनी है। दोनों की गुणवत्ता एक, कंपनी एक, लेकिन दाम अलग अलग। उसी प्रकार से जो हॉस्पिटल्स के बेड खरीदे गए, मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी कि थोड़ा फाइल मंगा के देख लीजिए कि बेड की कीमत क्या है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में कितने बड़े घोटाले हुए। सदर हॉस्पिटल में, हजारीबाग में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई और वो चोरी इसलिए हुए क्योंकि वो कागज़ में जितनी खरीदी गई थी वो सप्लाई नहीं हुआ था, अंतिम में उसको दिखा दिया गया कि चोरी हुई है। इसी तरह का आरोप वो आपकी पार्टी के नेताओं पर भी लगा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ, मैं वो लोग सेवा कर रहे थे और बीजेपी के जो नेता थे वो घरों में छिपे हुए जी, थे। आपने ही थोड़ी देर पहले कहा कि आपको बिल्कुल नहीं, मैं तो कोरोना हुआ तो था। जनता के सामने मैं देख रहा था कि मैं हॉस्पिटल्स के अंदर नज़दीक जा कर के उन लोगों की सेवा करने का काम किया जो लोग इस महामारी से संघर्ष रहे थे, उनके परिवारों के साथ मैं खड़ा था। हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा था। कई लोग हमारे इसी महामारी में सेवा करने के कारण, सेवा में लगे रहने के कारण इस बीमारी से ग्रसित हुए। हमारे एक विधायक, आज भी सिंदरी के विधायक इंद्रजीत जी, सेवा का काम करते करते आज वो हैदराबाद के हॉस्पिटल में आज भी पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, प्रचार नहीं करता है। सर, लेकिन हम अब इंटरव्यू का अगले सेशन में चलते हैं। इस बीच क्योंकि हेमंत सरकार का लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इस 2 साल के कार्यकाल को वो काफ़ी उपलब्धियों भरा बता रहे हैं और वो ये भी इस चीज़ में उपलब्धियों के साथ इस चीज़ को जोड़ रहे हैं कि केंद्र का उन्हें जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बल्कि कई तरह के हर्डल्स क्रिएट किए गए। वो जिसमें वो उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से पिछली सरकार का जो बकाया राशि था डीवीसी से जुड़ा हुआ, वो बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए उनके खजाने से काट लेना, जीएसटी का जो उनका हक बनता है पैसा, वो पैसा का अलॉटमेंट नहीं करना, बल्कि उन्हें ये सलाह देना कि आप जो है आरबीआई से लोन ले लीजिए और इसकी किश्त जो है धीरे धीरे केंद्र भी करेगी और जो इसका सूद होगा यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो आप अपने खाते से भरिए। तो इस तरह के कई जो उदाहरण हैं वो दे रहे हैं कि इन तमाम समस्याओं के बावजूद, तमाम केंद्र के उपेक्षा के बावजूद, हर्डल क्रिएट करने के बाद भी राज्य सरकार ने राज्य के विकास के लिए काम किए हैं और जन सेवा में वो लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, ये सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। 2 साल की उपलब्धि आपके नज़र में क्या है? पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है। चाहे विकास की बात हो, 21 महीने की सरकार 21 मीटर भी सड़क नहीं बनवा पाई। 21 महीने की सरकार 21 बिजली के खंभे लगाने का काम नहीं की। 21 महीने की सरकार 21 तालाब भी खुदवाने का काम नहीं की। 21 महीने की सरकार में मैं आपको बताता हूं, जो आंकड़े बताते हैं, 3000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की। भारत का सबसे ज़्यादा किसी राज्य में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है तो इस राज्य में हो रहा है। उतना ही नहीं, हत्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा हत्या किसी राज्य में होता है तो झारखंड में हो रहा है। पूरे देश में 2.2 प्रत्येक दिन मानक है, जबकि झारखंड में 5.7 लगभग 6 लोगों की मृत्यु प्रत्येक दिन होती है।
इसलिए कानून व्यवस्था में विफल, नक्सलवादियों की घटनाओं में बढ़ोतरी, भयादोहन जेल में बैठे हुए अपराधियों के द्वारा भयादोहन की संख्या बढ़ रही है। इसलिए कहीं नहीं, मानव तस्करी में महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर, और अभी वैक्सीनेशन के संदर्भ में पूरे देश में 22वां नंबर। तो इसके लिए कौन सा दोषी है? जहाँ तक केंद्र सरकार की बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं, कई बार खंडन भी किया मैं है, आरोप लगा रहे हैं लोग। ऑक्सीजन देखिए, ये कोरोना का संकट आया, भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने सभी हॉस्पिटलों में, सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के पैसे दिए थे, लेकिन राज्य की सरकार नहीं लगा पाई थी। अगर लगाई रहती तो दूसरी लहर में इससे बचाव किया जा सकता था। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग दिया है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में संवाद हुआ था, सांसद की हैसियत से उस बैठक में मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। गडकरी जी ने उनको कहा था कि आप जितने सड़कों का योजना बना के दीजिए, पैसे का अभाव नहीं होगा, लेकिन एक भी आज तक योजना नहीं गई। आप जिन केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पैसे आ रहे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं जाता है। और जिस बिजली की बात कर रहे हैं, पहले जब हमारी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो 20 महीना से 22 महीना तक घंटे तक बिजली मिलती थी। आज क्या स्थिति है? और डीवीसी का बकाया पैसा, आप बिजली लीजिएगा तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। बिजली डीवीसी 8 राज्यों को बिजली प्रदान करती है। वो कह रही है कि रघुवर सरकार का बकाया था, चुकाना हमें पड़ रहा है। राज्य का जो शासक होता है वो पीरियड का नहीं होता है। तब तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कालखंड में कोयला मंत्री इनके पिताजी माननीय शिबू सोरेन जी थे, उनके समय का भी बकाया पैसा कोयले का होगा। कांग्रेस की सरकार थी लंबे समय तक केंद्र में, उस वक्त का भी पैसा बकाया है। तो उस वक्त का पैसा बकाया है, तो उसको आप बताइए कि भाई कांग्रेस के कालखंड में इतने पैसे बकाए राज्य सरकार। सर, मैं 2 बयान कोट करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत, हम कह सकते हैं कि खुल करके अपने विचारों को रखते हैं और काफ़ी मुखर है तमाम विषयों पर अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया है, ये सवाल हमने हमूमों के जो महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य से, उनसे भी पूछा था। आपको रेफरेंस में, आपके बयानों को रेफरेंस लेते हुए उन्होंने इसका काउंटर करते हुए कहा कि जब बीजेपी के नेता लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर सवाल उठाते हैं झारखंड की हेमंत सरकार पर, तब उन्हें यूपी की याद क्यों नहीं आती है। वो ये उदाहरण देते हैं कि जब हाथरस की बेटी को जलाया जा रहा था, तब बीजेपी के नेता कहाँ थे। वो ये उदाहरण देते हैं कि जब मंत्री का पुत्र किसानों को रौंदते हुए गाड़ी दौड़ा देता है और कानून अपना हाथ धरे का धरे रखता है, तब बीजेपी के नेता कहाँ थे। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि उन्हें अपने राज्य की जो शासित, बीजेपी शासित राज्यों में जो अपराध की घटनाएं घट रही हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेतागण, तो थोड़ा उत्तर प्रदेश जाकर के उनको देखना आपके अच्छे काफ़ी मित्र भी हैं, हो सकते हैं, हमारे तो सभी कोई दुश्मन है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा उत्तर प्रदेश जाके देखें। वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। अपराधियों का मनोबल तोड़ने वाले का दूसरा नाम वहाँ के मुख्यमंत्री जोगी जी है, महाराज जी, जोगी जी। और रोजगार के संदर्भ में थोड़ा यहाँ के नेताओं को, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जिनमें मैं आ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, थोड़ा कानून व्यवस्था, वहाँ पर अपराधियों का मनोबल गिरा है। वहाँ पर आज महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं रात को घूमती हैं, कोई अपराधी उनकी ओर देखने का हिम्मत नहीं उठा सकता है। ये उत्तर प्रदेश है, वहाँ कानून का राज चलता है, घटनाएं घटती है, लेकिन घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति का नाम जोगी है। और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की सरकार है। वहाँ अपराध होते होंगे, लेकिन अपराधियों के मन में खौफ है वहाँ की सरकार के प्रति। लेकिन यहाँ पर अपराधियों और राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल के लोगों के बीच में गठबंधन है, इसलिए खनिज संपदा की तस्करी हो रही है। ये एक आरोप लगाते हैं राज्य सरकार पर कि बीजेपी नेताओं पर फर्जी केस किए जा रहे हैं। तब वो ये कहते हैं कि अगर किसी आदिवासी बेटी ने किसी बीजेपी नेता पर
यौन शोषण का मामला लगाया, कोर्ट में जाकर के अपना बयान दर्ज करा दिया, तब आप बताइए कि प्रशासन क्या करेगा? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा? वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई लैंड का इश्यूज़ है या दूसरे इश्यूज़ है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो सरकार को ये कहा जाता है, आरोप लगा दिया जाता है कि बीजेपी नेता हैं तो ये फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। तो इस तरह के आरोप भी जो है बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। मैं सामने आपके सामने खड़ा हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, मैं भारत माता के लिए जन्म लिया और उनके मरने के लिए तैयार हूँ। हमारे जैसे कार्यकर्ता पर, सामाजिक कार्यकर्ता पर भी देशद्रोह का मुकदमा इस सरकार ने किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जब सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। मतलब आप कहते हैं कि जैसे मुखर होते हैं उन पर झूठा केस दे दर्ज कर मैं दिया आपको जाता है। बताना चाहता हूँ, किसानों के सवाल पर, किसानों के हित के लिए जो किसान के पैसे इनको देना है, क्योंकि किसान के द्वारा उत्पादित फसल सरकार ने खरीदा है तो सरकार को उसकी कीमत देनी होगी, लेकिन सरकार 2 वर्षों से उसकी कीमत नहीं दे रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के साथ जाकर के किसानों के खेत में संघर्ष करता है तो मुकदमे दायर किए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोग, केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करें, आपत्ति नहीं है, धरना दे, आपत्ति नहीं है, लेकिन एक राज्य में एक कानून चलेगा नहीं। राजभवन के सामने कांग्रेसियों का धरना देते हैं तो क्यों नहीं पे FIR होता है? और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब समाज के हित के लिए आंदोलन करता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है तो मुकदमे दायर किए जाते हैं। तो एक देश में एक कानून होना ही चाहिए और इस राज्य के अंदर एक ही कानून चलना चाहिए, कांग्रेसियों के लिए अलग नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अलग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग नहीं। ये दुर्भाग्य है, ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सर, और क्योंकि आपने 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किए हैं, उस पर मैं आना चाहूँगा। पहला सवाल, क्योंकि आपने किसानों का जिक्र कर दिया है तो उस पर आते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन अभी पिछले 1 साल से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और कहीं न कहीं लगातार एक विपक्षी नेताओं का भी जो है इस आंदोलन को बैकअप मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें तो जब आप लोग किसानों के मुद्दे पर काफ़ी मुखर होते हैं तो बार बार वो उदाहरण किसान आंदोलन का देते हैं कि अगर इतने ही बड़े हितैषी हैं तो उनकी 3 मांगे क्यों नहीं मान लेते हैं? मनीष जी, आप बहुत अच्छी बात को आपने छेड़ा है। मोदी जी ने देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए 3 कृषि कानून लाया है और यही सरकार, मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग को लागू करके MSP के रेट को दुगना करने का काम किया है। ये है मोदी जी की सरकार। और ये 3 कानून उनके लिए बनाया गया जो नितांत सीमांत जो किसान हैं वो भारत में 18 करोड़ लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, निर्धन वर्ग के हैं, जिनके पास कम खेत है, कम खलियान है, कम ज़मीन है, कम, उनके लिए ये कानून आया है और उनके आय को दुगने करने का काम इस कानून के अंतर्गत है। चुनाव के वक्त में काफ़ी हम कह सकते हैं कि युवाओं से वादे किए गए थे, आपके तरफ से भी किए गए थे, उनके तरफ से भी किए गए थे, क्योंकि उस वक्त आप सत्ता में थे, जनता ने उन्हें चुना, उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला, इसलिए सवाल उनसे लगातार पूछा जा रहा है और हम लोग भी उनसे पूछ रहे हैं कि रोज़गार के विषय पर आपने वादा किया था कि युवाओं को हक मिलेगा। हमने उनसे ये भी पूछा कि युवा ये कह रहे हैं कि केंद्र ने भी, में जो सरकार है बीजेपी की, उन्होंने भी वादा किया था, हम उनसे भी ये पूछ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि चाहे केंद्र हो या राज्य हो, रोज़गार के मुद्दे पर दोनों ही जो है जिन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वो प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने झूठे वादे, झूठे कस्में खा करके सरकार में काबिज हुआ है। और कांग्रेस की घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा पत्र पढ़ लीजिए और इनके चुनावी भाषण को सुनने का काम कीजिए। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो मैं, यदि मुझे सत्ता मिलेगी तो मैं सत्ता को त्याग कर दूंगा। और इस वर्ष को उन्होंने नियुक्ति वर्ष की घोषणा भी की। मुझे जो जानकारी है 500-550 लोगों को रोजगार मिला, 5 लाख की घोषणा और 500 लोगों की नौकरी। रोजगार के सृजन करने के पास इनके पास कोई विज़न नहीं। डायरेक्ट
इनडायरेक्ट, किसी प्रकार का इनके पास विज़न नहीं है। और सच ये है कि रोज़गार नहीं दिए तो कोई बात नहीं बनती। पिछले सरकार के द्वारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पर जो जिन लोगों को बहाली मिली थी, नौकरियां मिली थी, घर और परिवार उनसे चलते थे, वो भी इस सरकार ने छीनने का काम किया। वो ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी वाले साम दंड भेद लगा करके भी सत्ता में काबिज नहीं हो पाए तो ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र से, कभी गुजरात से, कभी दिल्ली हरियाणा से। देखिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये सरकार इस प्रकार का आर्टिफिशियल्स चीज़ों को प्रस्तुत करके जनता की के साथ क्रूरता के साथ मजाक कर रहा है और वो जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है ये सरकार। लेकिन समय का इंतज़ार कीजिए। लोकतंत्र में 5 वर्ष में चुनाव तो होते ही हैं और इनके तो 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब भी चुनाव होंगे तो परिणाम झारखंड की जनता देगी और यह देगी कि विकास और विकास विरोधियों के बीच में जब विकास और विकास विरोधियों को जब चुनना होगा तो भारतीय जनता पार्टी को विकास के प्रति प्रतिबद्ध के रूप में आज जनता देख रही है। जनता आज ठगी महसूस कर रही है। इसलिए चुनाव आएंगे तो जनता का निर्णय भी आएगा और जनता का निर्णय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का गठन किया है, इसके आंदोलनों को बेचा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी अडवाणी जी ने यह राज्य को देने का काम किया है। हमारे जैसे लोग इस देश के, इस राज्य के नौजवान, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस राज्य के प्रति विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ना कि अपने परिवारों के लिए प्रतिबद्ध है। सर, क्योंकि हमने जहाँ से इंटरव्यू की शुरुआत की थी पटेल जी की मूर्ति के सामने से, अब हम वहीं पहुँच चुके हैं। वक्त की भी थोड़ी कमी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि तमाम विषयों पे जो ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के, उस पर आपने बेबाकी से राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बनीश जी, बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा। और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से बहुत बहुत आभार और आप सब लोगों को भी मेरी ओर से, पार्टी की ओर से आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थे झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जिन्होंने तमाम विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। आज के लिए